Hello students, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 3 exogenetic process part first, and in that chapter we had learned about the gravitational force of the earth, after that the weathering of rocks, and then we had explanation of figures. Then some figures were there, and we had learned about the explanation of those figures. Okay, then now today we are going to learn the next part of this chapter, and that is geographical explanation. Then now listen carefully. Breaking or weakening of rocks is a natural phenomenon. It is called weathering. तो वेदरिंग क्या है कि रॉक्स का टूटना है ना, या वीकनिंग होना। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल इवेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो इसे ही वेदरिंग वहाँ पे कहा जाता है। वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स की ये वेदरिंग वहाँ पे है। फर्स्ट मैकेनिकल, दैट मीन्स फिजिकल, एंड सेकेंड केमिकल, एंड थर्ड नंबर बायोलॉजिकल. In arid climates, mechanical weathering is dominant, while in humid climate, chemical weathering is more effective. Biological weathering occurs because of living organisms. तो इसमें ये बताया गया है कि जो अराइड क्लाइमेट होता है, मतलब ड्राई क्लाइमेट वाला एरिया जो है, वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग होती है रॉक्स की, और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वेदरिंग होती है। और जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है जिनकी वजह से होती है। मैकेनिकल वेदरिंग, ट्राई दिस, टेक एन ओनियन, कट इट इन अ मिडल, ऑब्जर्व द कट पार्ट, ट्राई टू रिमूव ईच स्किन लेयर ऑफ दिस पार्ट। अब हमें एक यहाँ पे डेमो करना है कि एक ओनियन लेना है, उसे काटना है मिडल में से, उसे ऑब्जर्व करना है कटे हुए पार्ट को। तो वहाँ पे हमें कुछ स्किन लेयर्स उस ओनियन के वहाँ पे दिखाई देंगे, है ना। तो उसे एक एक करके अलग करना है, तो जिससे हमें क्या समझ में आएगा, एक्सफोलिएशन। तो ये क्या है, चलो देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. यू विल नोटिस दैट जस्ट एज वी कैन रिमूव ईच एंड every outer layer of the onion, similarly in the nature, rocks undergo such a process. The exposed part of the rocks heats more, while in the inner part is comparatively cooler. As a result, the outer layer of the rocks falls apart from main rocks. This is called exfoliation of the rocks. See figure 3.2. अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब हमने ओनियन वहाँ पे कट किया, उसके लेयर और लेयर वहाँ पे निकाले, तो उसी तरह से जो रॉक होता है तो उसमें भी कुछ इसी तरह की प्रोसेस वहाँ पे होती है। तो रॉक जो है उसका आउटर लेयर जो है वो ज़्यादा मतलब हीट वाला होता है, और उसके कंपैरेटिवली जो इनर या नीचे वाला रॉक जो है वो कूल होता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि आउटर लेयर जो है रॉक्स के वो ऐसे कुछ पार्ट में वहाँ पे निकलते हैं। तो इसे ही उस रॉक का एक्सफॉइलेशन वहाँ पे कहा जाता है, जो हमें फिगर 2.3 में वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये फिगर जो है 2.3 की, ये तो जिसमें हमें ये रॉक के यहाँ पे देखो एक्सफॉइलेशन दिख रहा है, मतलब जिस तरह से ओनियन के कुछ पार्ट वहाँ पे निकलते हुए दिखते हैं, है ना। एक्सफॉइलेशन जिसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि पीलिंग, है ना। जिस तरह से ओनियन का पीलिंग हम करते हैं, मतलब एक एक लेयर निकालते हैं, उसी तरह से इस रॉक के कुछ निकले हुए लेयर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं फिगर 3.2 में. देन मैकेनिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. तो मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो कुछ रीजन से वहाँ पे होती है, जिसमें बताया गया है फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड वन इज देयर दैट इज फ्रोस्ट, देन क्रिस्टल ग्रोथ, उसके बाद रिलीज ऑफ द प्रेशर, वाटर, है ना. तो ये सारे रीजन वहाँ पे होते हैं. देन टेम्परेचर,
The first reason is there, that is temperature. The minerals in the rock expand because of heat and contract when temperature decrease. तो जो रॉक है, रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं वो हीट की वजह से एक्सपांड होते हैं, बढ़ते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तब वो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, यानी कम होते हैं, सिकुड़ते हैं. ड्यू टू सच कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग and expanding tension develop in the rock particles. Each mineral reacts differently to the temperature. Some minerals expand more while others do not expand as much. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि रॉक के अंदर जो भी सारे मिनरल्स है वो एक तरह के नहीं होते हैं, है ना. तो जिसकी वजह से कुछ मिनरल्स के जो पार्ट है या जो ये है मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड होते हैं हीट की वजह से, और कुछ कम होते हैं, और टेम्परेचर कम होने के बाद कॉन्ट्रास्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं, कुछ कम सिकुड़ते हैं, कुछ ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं. तो जिसकी वजह से ये मिनरल्स के ऊपर इस तरह के टेम्परेचर के इफेक्ट्स की वजह से होता क्या है कि कॉन्सिक्वेंटली द टेंशन फॉर्म in the rocks also increase and decrease. As a result, cracks develop in the rocks and they break. तो इस तरह से मतलब बार बार ये चीज़ होने की वजह से एक्सपांड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की ये जो प्रोसेस है, टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना, जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप होते हैं, कुछ दरारें वहाँ पे जाती हैं और उसकी वजह से रॉक टूटते हैं. इन एरिया वेयर द diurnal range of the temperature is higher, weathering of this type of common in the hot desert. तो इस तरह के कुछ रीज़न जो है जिसमें इस तरह का टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बार बार बढ़ना और कम होना, है ना. तो जिसकी वजह से इस तरह की वेदरिंग रॉक की होती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं कि दिन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, करीबन वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी आगे निकल जाता है. रात के वक्त जो टेम्परेचर है बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि 2, 3 और 0 डिग्री तक कभी कभी कुछ जगहों पे ये टेम्परेचर निकल जाता है. तो ये डिफरेंस की वजह से रॉक्स की वेदरिंग वहाँ पे होती है, टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग या रॉक्स का टूटना वहाँ पे होता है. नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं फर्स्ट. You know that the volume of the water increase when it freeze. तो आपको ये पता होगा कि जब वाटर जो है फ्रीज हो जाता है तो उस वाटर का वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है. इन एरिया वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस for quite some time, the water accumulate in the cracks and crevices in the rocks freezes. Its volume increases. This lead to the tension in the rocks and they shattered. अब होता क्या है कि रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के अंदर वाटर जाता है और वाटर जाने के बाद वो जो वाटर है क्रैक्स के अंदर वहाँ पे इकट्ठा होता है, और जब टेम्परेचर जो 0 डिग्री पे वहाँ पे आता है तो वहाँ का जो वाटर है क्रैक्स के अंदर का जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ती है और ये क्रैक्स की जो क्रीव्स है वो बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से भी मतलब जो रॉक है वो टूटता है. तो ये इस तरह की वेदरिंग वहाँ पे कही जाती है, जिसे हम फ्रॉस्ट वहाँ पे कह सकते हैं. Now the next part is about crystal growth. In rocky coast waves hit the sea cliffs. The water is alkaline. Some water droplets hit the cracks in the rocks. In this alkaline water, the soluble minerals in the rocks get dissolved. अब क्या होता है कि कोस्टल एरिया पे जो रॉकी पार्ट है या वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पे कुछ वेव्स, वाटर की वेव्स जो रॉक्स के ऊपर आती हैं, अटैक करती है, और जिसकी वजह से सी क्लिप्स वहाँ पे बनते हैं. तो ऐसे एरिया में वाटर के अंदर
या सी के वाटर के अंदर कभी कभी अल्कलाइन भी वहाँ पे एग्जिस्ट होता है, अल्कलीन जिसे कहते हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट होता है। जो इस तरह का अल्कलाइन वाला वाटर जो है वो रॉक्स के क्रैक्स में वहाँ पे जाता है, और जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर जो मिनरल है वो इस अल्कलाइन वाले वाटर से डिजॉल्व हो जाते हैं या मिंगल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल होल्स इन द रॉक्स, और इसी की वजह से जो मिनरल्स मतलब पिघल जाते हैं इस अल्कलाइन वाटर की वजह से, तो वहाँ पे छोटे छोटे होल्स रॉक के ऊपर बन जाते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इफेक्ट एक सॉल्यूशन का वहाँ पे बताया जाता है। अल्कलाइन वाटर गेट स्टोर्ड इन दीज होल्स, और अल्कलाइन वाला वाटर जो है वो इन होल्स के अंदर स्टोर हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट। दिस वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर एंड ओनली क्रिस्टल्स ऑफ अल्कलाइन मटेरियल्स रिमेन इन द रॉक। अब क्या होता है कि इस होल्स के अंदर जो अल्कलाइन वाला वाटर है वो वहीं पे वहाँ पे मतलब होता है, तो हीट की वजह से वाटर का वेपर वहाँ पे हो जाता है, और अल्कलाइन वाला मतलब उसमें उस वाटर के अंदर जो भी अल्कलाइन वाला पार्ट वहाँ पे है वो वहाँ पे रह जाता है, और जिसकी वजह से कुछ क्रिस्टल्स हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो क्रिस्टल्स ऑक्युपाई मोर स्पेस, ये जो क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा स्पेस को वहाँ पे ऑक्युपाई करते हैं। दिस कॉजेज टेंशन इन द रॉक्स, और उन होल्स के अंदर ये जो क्रिस्टल वहाँ पे बन जाते हैं वो उस रॉक के ऊपर कुछ टेंशन वहाँ पे बनाते हैं। होल्स फॉर्म इन द रॉक्स, इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम, और जिसकी वजह से इस रॉक के अंदर बहुत ज़्यादा होल्स वहाँ पे बन जाते हैं, और ये जो रॉक है वो एक हनीकॉम की तरह वहाँ पे दिखाई देता है। देन सी फिगर 3.3, यहाँ पे हमें अल्कलाइन क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है। ये जो रॉक है इसमें इस तरह की ये होल्स आपको दिखाई देंगे, तो ये इसी तरह की प्रोसेस से वहाँ पे बने हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज release of pressure. It is not that tension is created in the rocks only because of temperature, freezing of water or crystallization. अब मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर की वजह से या क्रिस्टलाइजेशन की वजह से रॉक्स के ऊपर टेंशन नहीं होता। उसके अलावा द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर और द लोअर लेयर। तो रॉक का जो आउटर लेयर है उसमें उसकी प्रेशर की वजह से रॉक के अंदर का या रॉक के नीचे का जो लेयर है उसके ऊपर भी प्रेशर बनता है। व्हेन दिस प्रेशर ceases to exist, the lower or inner layer get free from the pressure। तो जिस तरह से ये प्रेशर एग्जिस्ट रहता है रॉक के ऊपरी लेयर के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो रॉक का जो इनर लेयर है वो फ्री होता है, या लोअर पार्ट जो है वो इस प्रेशर से जब फ्री होता है तो जिसकी वजह से भी वेदरिंग वहाँ पे होती है या रॉक ब्रेक्स होते हैं, टूटते हैं, है ना। तो रिलीज ऑफ प्रेशर ये भी एक रीज़न बनता है रॉक्स के वेदरिंग का। द नेक्स्ट रीजन इज देयर, दैट इज वाटर, and which we will see in the next lecture. Okay, bye.